दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंत में उनका मिलन नहीं होता है। यह दुखद कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक घसियारा रहता था जो जंगल से घास काटकर उसे कुछ पैसों में नगर में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह सुबह सुबह जल्दी उठा और घास काटने के लिए जंगल में चला गया। जब वह घास काट चुका और घास का एक बड़ा गट्ठर बनाने के लिए उसे इकट्ठा रखा, तो उसे याद आया कि वह तो रस्सी घर में भूल आया है, जिस रस्सी से वह घास को बांधता था। वह काफी परेशान हो गया, क्योंकि अब इसका मतलब तो यही हो गया था कि बेचारे की पूरे दिन की मेहनत व्यर्थ हो गई। अब वह घास को बाजार नहीं ले जा सकता था और उसे जो घास बेचकर पैसा मिलता था वह भी आज नहीं मिलेगा। वह अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचने लगा और कहने लगा कि आज तो घर में राशन भी नहीं आ पाएगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं तो भला पानी पीकर भी सो जाऊंगा, पर बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यही सब सोचता रहा और अपने आप को परेशान करता रहा। थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठने के बाद वह घर की तरफ निराश होकर आने लगा। अचानक उसकी नज़र अपने सामने कुछ दूरी पर पड़ी हुई एक चमकीली रस्सी जैसी दिखने वाली चीज पर गई। घसियारे ने उस रस्सी को अपने हाथ में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में उठाया, अचानक से वह रस्सी एक हरे रंग का सांप बन गई। घसियारे ने तुरंत उसे अपने हाथ से जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही सांप ने जमीन को छुआ, वह एक बहुमूल्य चमकदार माणिक या लाल में बदल गया। घसियारा उस माणिक के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह इतना कीमती है कि अगर इसे इसके सारे पैसे मिल जाएं, तो उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, तब भी धन खत्म नहीं होगा। उसने वह माणिक उठाया और अपनी अंटी में बांध लिया और चुपचाप घर लौट आया। घर लौटकर उसकी पत्नी उससे कहने लगी, अरे आज आप जल्दी आ गए। तब वह निराश होकर बोला कि आज वह जंगल में रस्सी ले जाना भूल गया था, इसी वजह से घास नहीं ला पाया और ना ही उसे बाजार में बेच पाया। उसकी पत्नी भी निराश होकर बैठ गई और बोली, चलो कोई बात नहीं, अब कल आप याद से रस्सी लेकर जाना। आज तो कैसे तैसे बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर उन्हें समझा दूंगी। घसियारे ने उस माणिक के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और उसकी तरह उसकी पत्नी भी उस माणिक के बारे में कुछ ना जानती थी, पर वह कहने लगी, यह एक चमकदार पत्थर जैसा लग रहा है, तुम इसे राजा के हवाले कर दो। हो सकता है राजा इसे पाकर आपको बहुत सारा धन दे दें, क्योंकि यह कोई कीमती वस्तु लगती है।
वह अपनी पत्नी की बात मानकर अगले दिन महल में गया और वह कीमती रत्न राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने घसियारे को उस माणिक के बदले में इतना सारा धन दिया कि अब उसे जीवन भर घास काटने की जरूरत ना पड़ेगी। घसियारा बहुत खुश हुआ और वह धन लेकर अपने घर आ गया। अब घसियारा अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगा। इसके बाद कभी उसे घास काटने की जरूरत ना पड़ी। इधर राजा को यह विश्वास था कि वह यह रत्न रानी को देगा तो वह बहुत खुश हो जाएंगी और उसकी प्रशंसा करेंगी। राजा उसे रानी के कक्ष में ले गया और रानी को भेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही रानी ने उस माणिक को अपने हाथ की हथेली पर रखा, अचानक से वह माणिक एक सुंदर नवजात शिशु में बदल गया। रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बहुत खुश हो गई और खुशी से झूमने लगी, क्योंकि रानी को अभी तक कोई संतान न थी। वह बच्चे के लिए बहुत तड़पती थी। न जाने भगवान से कितनी मन्नतें मांगी, कितने दान पुण्य किए, पर उसे कभी कोई संतान न हुई। अब रानी ने उसे भगवान का उपहार समझकर, भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया। रानी उस बच्चे की देखभाल करने लगी और उसे बहुत लाड प्यार करती थी। अब पूरे महल में खुशियां ही खुशियां रहती थी। बच्चे की चहक पूरे महल में गूंजती थी। राजा और रानी बड़े खुश थे। राजा ने उसका नाम लाल रखा, क्योंकि माणिक का अर्थ लाल ही होता है। अब जब लाल 8 साल का हुआ तो राजा ने उसे पढ़ाने के लिए पाठशाला भेज दिया। उस पाठशाला में सिर्फ राजकुमार और राजकुमारियां ही पढ़ती थी। वहीं पर राजकुमार लाल भी पढ़ने के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर राजकुमारी से हुई। वह राजकुमारी सोने की तरह चमकदार और हीरे की तरह सफेद थी। उन राजकुमारी का नाम हीरा था। अब राजकुमार लाल और राजकुमारी हीरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों साथ ही पढ़ाई करते और साथ ही खाना खाते, साथ खेलते, सारा काम एक साथ करने लगे, मानो एक दूसरे के बिना अब वे अधूरे हों। समय गुजरता गया, वे साथ बड़े हो गए। अब उनका स्कूल छूट गया। बचपन का प्यार इतना मजबूत हो गया था। बाद में यह बात जब राजकुमार के पिता को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को हीरा से नहीं मिलने का आदेश जारी कर दिया। इसी बीच राजकुमारी हीरा के माता पिता ने उनकी सगाई एक बहुत ही शक्तिशाली राजा से कर दी थी, जो बूढ़ा था। वह एक आंख वाला था और उसकी कमर दोहरी हो चुकी थी। जब राजकुमार लाल ने राजकुमारी हीरा के विवाह के बारे में सुना तो वे बहुत दुखी हुए और जब शादी पास में आ रही थी तो वे गुपचुप तरीके से महल से बाहर निकले और एक घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी हीरा के पिता के राज्य की तरफ चल दिए। राजकुमार लाल ऐन विवाह वाले दिन उस नगर में पहुंचा। दुल्हन महल से बाहर निकली। उसके पीछे लोगों का एक लंबा जुलूस था। लोग सुसज्जित सड़कों पर हाथों में मसाले और ढोल लिए चल रहे थे। जब जुलूस मुख्य सड़क पर गुजरा
तो हीरा की नज़र राजकुमार लाल पर पड़ गई, जो हाथ से उसे इशारा कर रहा था। जब उत्सव का शोर अपने चरम पर था, राजकुमारी हीरा वहां से खिसक गई और राजकुमार लाल से जा मिली। उसके बाद एक लड़के के वेश में लाल के साथ घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गई। वे बहुत तेजी से बहुत दूर निकल गए। जब वे जंगल में धड़धड़ाते हुए निकले तो उनके घोड़ों के खुरों की टापों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। वे आगे और आगे बढ़ते गए जब तक कि सूर्यास्त हो गया और तारे नहीं निकल आए। जब अंधेरा हो गया, उन्हें लगा कि अब वे पीछा करने वालों से सुरक्षित थे। उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने उन दोनों का स्वागत बहुत अच्छे से किया। राजकुमार लाल और राजकुमारी हीरा अगले दिन घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर राजकुमार ने देखा कि एक धर्मशाला है। उन्होंने राजकुमारी हीरा को उसी धर्मशाला में छोड़ दिया और कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर चले गए। हर दुकान पर उसने दुकानदार से कहा कि वह खरीदा गया सामान वापसी के समय ले लेगा और उन्हें अग्रिम भुगतान करता गया। सकरी सड़क के अंत में उसे पान की एक दुकान मिली, जिसे एक वृद्ध स्त्री चलाती थी, जो वास्तव में एक जादूगरनी थी। लेकिन राजकुमार लाल यह नहीं जानता था कि वह एक जादूगरनी है। राजकुमार ने उससे कहा कि वह उसे एक पान दे दे। जादूगरनी ने कहा, अंदर आओ सुंदर राजकुमार, अंदर आओ। मैं तुम्हें जितने चाहो उतने पान दूंगी। राजकुमार दुकान के अंदर चला गया और क्षण भर में जादूगरनी ने उसे एक बकरा बना दिया। जब राजकुमार धर्मशाला में नहीं लौटा, राजकुमारी बहुत परेशान हो गई और वह राजकुमार को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ी। अभी भी राजकुमारी ने वही लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे। जब वह उसी सड़क से गुजरी जिसमें लाल ने खरीदारी की थी, दुकानदारों ने उसे गलती से वही लड़का समझते हुए उससे वह सामान लेने के लिए कहा जो राजकुमार ने खरीदे थे और जिनका पैसा राजकुमार ने भुगतान कर दिया था। इस तरह से राजकुमारी पान की दुकान पर पहुंच गई और उसने उस पान वाले से पान देने के लिए कहा। तब उस जादूगरनी ने कहा, अंदर आओ सुंदर राजकुमारी, अंदर आओ। तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें उतना पान दूंगी। तब राजकुमारी को थोड़ा शक हो गया और वह कहने लगी, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। फिर राजकुमारी सोचने लगी कि कहीं ना कहीं लाल के गायब होने में इस पान बेचने वाली का हाथ हो सकता है, क्योंकि राजकुमार इसी रास्ते से आया था। तभी दुकान वालों ने मुझे वह सामान दिया जो राजकुमार ने खरीदा था। आगे चलकर राजकुमार पान की दुकान पर आया होगा और उसकी सुंदरता को देखकर इस पान वाली ने उसके साथ कुछ तो गलत किया है। राजकुमारी हीरा वहां से वापस सड़क पर आ गई और आगे चलकर उसने देखा कि एक औरत मिठाइयाँ बना रही है, परंतु वह मिठाइयाँ बनाते समय रोए जा रही थी। तब राजकुमारी ने कहा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने कहा, तुम क्यों पूछती हो मेरी बच्ची? इस नगर के राजा की एक सुंदर बेटी है जिसके लिए
हर रोज एक नवयुवक की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है और ये अंतिम मिठाइयाँ हैं जो मैं उसके लिए अभी बनाऊंगी। हीरा ने कहा, रो मत माँ, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चली जाऊंगी। और वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह बूढ़ी औरत राजकुमारी को देखने लगी और उसे खूब खूब धन्यवाद दिया और कहने लगी, बेटी, मेरा अपने बेटे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। फिर उस बूढ़ी औरत ने राजकुमारी हीरा को खाने के लिए सारी मिठाइयाँ दे दी। उनमें से कुछ खाने के बाद वह महल की तरफ चल दी, जहाँ राजा के अधिकारी उस राजकुमारी के कक्ष की तरफ ले गए। पहले तो राजकुमारी ने हीरा के साथ बहुत शालीन व्यवहार किया, लेकिन बाद में जब वह हीरा के साथ अकेली थी, उसमें अचानक बदलाव आ गया। उसके मुख से झाग निकलने लगे और वह अपने बालों को नोचने लगी। जब वह जमीन पर लुढ़क गई और विकृत हो गई तथा चीखने लगी। जब वह निढाल हो गई तो गहरी बेहोशी में गिर गई। जब वह बेहोश पड़ी थी तो उसकी बाईं जांघ फटकर खुल गई और उसमें से एक भयानक काला सर्प निकला। सर्प ने एक तेज फुफकार के साथ सीधा राजकुमारी हीरा की तरफ फटका। उसकी कटी हुई जीभ तेजी से बाहर निकल रही थी। हालांकि राजकुमारी हीरा बहुत भयभीत थी, परंतु उन्होंने अपने होश नहीं खोए थे। जैसे ही सर्प उनके नजदीक आया, उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में सर्प के सिर को काट डाला। हीरा पूरी रात बेहोश राजकुमारी के साथ रही और सुबह तक उसे होश में ले आई। जब यह बात राजा को पता चला कि जिस सर्प ने उसकी बेटी पर इतने लंबे समय से अधिकार जमाया था, उसे हीरा नाम के एक युवक ने मार दिया है, तो वह राजा बहुत खुश हुआ और हीरा को अपने पास बुलाकर उससे पूछा कि उसे क्या इनाम चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे कुछ घंटों के लिए राजा बना दीजिए। और उसके इस अनुरोध को राजा ने खुशी से स्वीकार कर लिया तथा अधिकारियों को हीरा के आदेश मानने का हुक्म दिया। जैसे ही राजकुमारी हीरा सिंहासन पर बैठी, उसने एक मुनादी वाले को नगर में भेजा जो जोर जोर से चिल्लाकर घोषणा कर रहा था, सब यह जान लें कि राजा ने हुक्म दिया है कि सभी नागरिक, आदमी और औरत, जवान या बूढ़ा, अपने मवेशियों, पक्षियों और जानवरों के साथ फौरन महाराज के सामने उपस्थित हों। हर कोई अपने साथ मवेशियों और जानवरों को लेकर महल की तरफ चल पड़ा। जब वे सब हीरा के सामने इकट्ठे हो गए तो यह पाया गया कि पान बेचने वाली उनमें से नहीं थी। राजा के अधिकारी फौरन पान बेचने वाली के घर पहुंचे और उसे तथा उसके बकरे को लेकर हीरा के पास आ गए। बकरे ने जैसे ही हीरा को देखा, वह दौड़कर हीरा से लिपटने लगा। हीरा फौरन पहचान गई कि वह बकरा ही उसका लाल है, इसीलिए उसने जादूगरनी से उसे बेचने के लिए कहा। तब पान वाली स्त्री ने राजा से कहा, हे सर्वशक्तिमान राजन, मैंने इस बकरे को पूर्णमासी के दिन माँ काली को बलि चढ़ाने के लिए रखा है। मेरी धार्मिक मनौती मुझे इस बकरे को आपको बेचने की इजाजत नहीं देती। हीरा ने चिल्लाकर कहा,
बांध दो इस चुड़ैल को और डाल दो जेल में। पान बेचने वाली स्त्री को दूर ले जाया गया। हीरा ने बकरे के पंजे को अपने हाथों में लिया और खास मंत्रों व जादुई श्लोकों का उच्चारण करने लाल को वापस मानव रूप में ले आई। उसके बाद हीरा सिंहासन से उतरकर रनिवास में गई और अपने कपड़े बदलकर एक लड़की के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुई। जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी गई कि हीरा और लाल की सगाई हो गई है। हीरा और लाल राजा के मेहमान और राजकुमारी के मित्र के रूप में वहां रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनके विवाह का दिन निकट आने लगा, राजकुमारी को उससे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उसे डर सताने लगा कि जैसे ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा, राजकुमार लाल हीरा को दूर ले जाएगा। और राजकुमारी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वह हीरा से बहुत प्यार करने लगी थी, उसे अपनी बहन मानती थी। वह अब अपनी बहन से दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए एक दिन उसने हीरा से पूछा, प्यारी बहन, मुझे यह तो बताओ कि हमारे मित्र लाल की जाति क्या है। हालांकि हम जानते हैं कि वह एक राजा का गोद लिया हुआ पुत्र है। उसके जन्म के बारे में एक रहस्य है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हीरा कहने लगी। क्या हम उसके प्यार में और उसकी आनंददायक उपस्थिति में खुश नहीं हैं? उसकी जाति जानने की जरूरत ही क्या है? जब राजकुमारी हीरा ने उस राजकुमारी को ऐसा जवाब दिया, तो वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसकी बातों का राजकुमारी हीरा पर कोई असर ना पड़ रहा है। फिर राजकुमारी लाल की जाति का पता लगाने पर जोर देती रही और हीरा से यह वचन ले लिया कि वह उससे उसकी जाति के बारे में सवाल करेगी। हीरा ने उसे वचन दे दिया। फिर एक दिन जब हीरा और लाल एक नदी के किनारे एक साथ बैठे थे, उसने लाल से यह सवाल पूछ ही लिया। लाल बहुत उदास हुआ और बोला, तुम्हें यह क्या सूझा है कि तुम मुझसे मेरी जाति पूछ रही हो? मुझसे तुम इस सवाल के जवाब की उम्मीद मत करो। अगर मैंने बता दिया तो तुम पछताओगी। लेकिन हीरा की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने सच जानने की जिद पकड़ ली और उससे सवाल करती रही। लाल नदी की थोड़ी दूर तक गया और कहा, क्या तुमने मेरी जाति जानने का पक्का इरादा कर लिया है? तब हीरा कहने लगी, हाँ, मुझे आप बताइए कि आपकी जाति क्या है। वह धारा के बीच में अधिक गहराई तक चला गया, जहां पानी उसकी गर्दन तक आ गया था। फिर उसने पूछा, क्या तुम अभी भी मेरी जाति जानना चाहती हो? हीरा ने जब यह सब देखा तो उसने मजाक में जवाब दिया, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जाति क्या है? और हीरा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इसके बाद राजकुमार लाल पानी की और गहराई में चला गया और जब तक कि उसका पूरा शरीर पानी में नहीं समा गया, वह आगे बढ़ता रहा। पानी की सतह पर उसके बालों का केवल एक गुच्छा नजर आ रहा था। पानी के नीचे से पूछती हुई उसकी आवाज आई, हीरा, क्या तुम अभी भी मेरी जाति जानने पर तुली हुई हो? अभी तुम्हारे पास अपना इरादा बदलने का समय है। उसकी आवाज बहुत गहरी और दृढ़ प्रतीत हो रही थी,
जैसे वह पहले ही किसी दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। लेकिन हीरा ने अपना संकल्प नहीं छोड़ना और जवाब दिया, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जाति क्या है। तुम मुझे बताते क्यों नहीं? सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दे सकते हो। इसके बाद जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वह बालों का गुच्छा भी गायब हो गया और जिस जगह लाल खड़ा हुआ था वहां सफेद कमल का एक सुंदर फूल प्रकट हुआ और उस फूल के अंदर एक चमकदार माणिक रखा हुआ था। फूल और माणिक केवल कुछ क्षणों के लिए ही दिखाई दिए और फिर से गायब हो गए। राजकुमारी हीरा यह सब देखती ही रह गई। वह अपने किए पर बहुत पछता रही थी। वह वहां पर रोती बिलखती रही। रात दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसका इंतजार बेकार हो गया क्योंकि राजकुमार लाल फिर कभी वापस नहीं आया। राजकुमारी कुछ दिनों तक भूखी प्यासी वहीं पड़ी रही और भगवान से मिन्नतें करती रही कि वे उसका लाल उन्हें वापस कर दें। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी को अब उसका राजकुमार कभी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।